नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार फिर उपस्थित हूँ। और बच्चों, कल हमने जो स्टडी की थी वो हमने प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश के गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम अपवर्तन के एक नए फिनोमिना को सॉल्व करते हैं और उस पर जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, उनको क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम चलने वाले हैं डायरेक्ट प्रकाश के अपवर्तन पर कि कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ऑल दो ये आपका जो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन किए थे ना कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई, उसी से रिलेटेड वाला फिनोमिना है बच्चों। जो आपको ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है ये वहीं से आपका वहीं से आपका फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो मान लो कि ये आपका एक ग्लास स्लैब है जिसकी आपकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है, जिसकी मोटाई ग्लास स्लैब की मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। इसको और इस ग्लास स्लैब का जो अपवर्तनांक है वो कितना है आपका, n है। ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक ग्लास स्लैब का कितना है बच्चों, दैट इज द आपका ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक को आप n से निरूपित कर रहे हैं और इसको आपने वायु में रखा है, मतलब वायु का अपवर्तनांक L इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्या है कि इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने यहां पर कोई वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु रखी है और हम इधर से इसको देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं बच्चों, यहां हमारी क्या है, हमारी यहां आइज है, यहां से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब क्योंकि रास्ते में क्या आ गया, ग्लास स्लैब आ गया और तब हम उसको उधर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। क्योंकि ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए हमको ये दिखेगा, लेकिन ये यहां पर नहीं दिखेगा। हम जब इधर से देखेंगे तब तो कोई समस्या नहीं है भाई, तब तो सीधा हम ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट कहीं और दिखाई देगा। हमें जब हमारी आंख यहां होगी, हम इस ऑब्जेक्ट ओ को देखेंगे तो बच्चा ये हमें यहां पर दिखाई देगा कि फाइनल इमेज। तो हमें ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगा बच्चों, कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्या हो रहा होगा इसमें, और इस विस्थापन को कि वस्तु यहां से यहां जो विस्थापन हुआ है इसको बोलते हैं बच्चों सामान्य शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, सामान्य शिफ्ट। और जनरली इसको किससे डिनोटेट करते हैं, एस से निरूपित करते हैं। और एस इज इक्वल टू कितना आता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट टी इज इक्वल टी इंटू 1-1/n। यहां पर n क्या है बच्चों, इस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांच का अपवर्तनांक। n क्या है इसमें, इस कांच का अपवर्तनांक। अब हो क्या रहा होगा, देखो ये वस्तु है। ओके, इस वस्तु से देखो एक रे आपकी ये चली गई और एक रे आपकी यहां से चली जाएगी। ठीक है, अब ये रे यहां पर बिंदु, यहां पर इस पॉइंट ए पर क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट ए पर क्या हो रहा होगा कि आपका वायु और ये आपका कांच, आपकी जो ये रे है ये आपके रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ओके, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये रे क्या हो जाएगी, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब मान लो बच्चों कि हमारी आइज यहां अंदर है, तो हमें क्या दिखेगा कि जो ये रे आ रही है, दरअसल ये वाली जो रे आ रही है ये कहां से आ रही है, जब हम इसको बैकवर्ड डालेंगे तो ये रे यहां से आ रही है। ओके, ये रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। और ओ से अगर एक रे हमने बैकवर्ड खींचता तो यहां पर आपके क्या बनेगा, दो रे मिल रही, मतलब यहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अगर आंख यहां होती तो हमें ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देता, I1 पर दिखाई देता। समझ रहे हो आप बात को ना, क्या आप समझ पा रहे हो बात को, यस एंड नो। तो ये हमें, अगर हमारी आंख यहां होती तो प्रतिबिंब कहां पर बनता, यहां पर दिखाई देता। हमें ये वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहां पर दिखाई देता, हमें लगता वस्तु यहां पर है। लेकिन हमारी आंख तो यहां है नहीं, हमारी आंख कहां है, यहां है।
तो जब हमारी आंख यहां है तो क्या होगा बच्चा कि जब आप देखना यहां से, जब आपका लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी तो बच्चा डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी तो होगा क्या बच्चों, लाइट क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, होता है ना। तो ये डेंसर से रियर, ये आपको जो डैश डैश करके दिख रहा है ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से बेंड हो गई। तो हमारी आईज को क्या लगेगी कि ये किरण कहां से आ रही है, जब हम इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहां पर मिलती है, समझ में आ रही बात। और यहां से जो रे हम पीछे ड्रॉ करेंगे यहां पर मिलेगी, तो फाइनल इमेज यहां से देखने पर जो बनती है वो कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी बच्चों, समझ में आ रही बात। तो हमें क्या लगेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को यहां से देखेंगे तो हमें इमेज कहां पर दिखेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज हम कहां पर देखेंगे, फाइनल यहां पर दिखेगी। हमें वो क्या लगेगा कि नजदीक है, जबकि ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है, लेकिन उसका प्रतिबिंब इस ग्लास के कारण कहां पर बना है बच्चों, आई एफ पर बना है। तो बच्चों जो ये शिफ्ट हुआ है, जो ये शिफ्ट हुआ है, यही इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, सामान्य विस्थापन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आप इसको ड्राइव कर सकते हो, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया यहां पर कि जो शिफ्ट सामान्य विस्थापन है वो कितना है, S इज इक्वल टू टी और ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/n। ठीक है बच्चों। तो यहां पर टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब की जो ये आयताकार गुटका है उसके आपकी क्या मोटाई होगी, एन क्या है, इस ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक, जिस पदार्थ से ये ग्लास स्लैब बना है, आयताकार गुटका बना है, उसका क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर हो गया है। ठीक है, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, आई डैश पर, समझ, यहां से देखने पर। अगर कोई यहां से देखेगा, अंदर माना अंदर चले गया, तो यहां पर उसको फाइनल इमेज दिखेगी, वो यहां पर उसको इमेज दिखेगी। अब सुनो मेरी बात को, अगर वातावरण में कोई माध्यम है, माना ये सारा का सारा ग्लास गुटका मैंने किसी जल में रख दिया है और तब ये फिनोमेना वहां पर हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो लेटरल शिफ्ट का जो आपका सामान्य विस्थापन का मीन्स जो शिफ्ट का फॉर्मूला होगा, उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, उस कंडीशन में कि यदि किसी माध्यम में, यदि गुटका, ओके, यदि गुटका किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में, वायु के अतिरिक्त है, माध्यम में रखा हो, तब शिफ्ट का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या हो जाएगा, शिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा T1 - ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स, वातावरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, मैं लिख सकता हूं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। याद रखोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, तो तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो चलो इस पर करते हैं हम पहले क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब और एक अवतल दर्पण को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और फिर देखेंगे कि फाइनल इमेज कहां पर बनती है। ठीक है बच्चों, तो पहले शुरू में हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखो फिलहाल, ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिटा दूं मैं इसको, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ओके, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इसका दिया है बच्चों 2, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है इसका 2 बच्चों, और ये डिस्टेंस आपको दी है मान लो 20 सेंटीमीटर थिकनेस, मतलब
जो आपका रिफ्रैक्टिव, जो आपका गुटका है, कांच का गुटका है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। और आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है बच्चों, 15, मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। ओके, तो आपको पूछा गया है कि इसका सामान्य विस्थापन ज्ञात करो, कि शिफ्ट ज्ञात करो, शिफ्ट ज्ञात करो। तो बताओ बच्चों शिफ्ट कितना होगा? सिंपल सा बात है, शिफ्ट कितना होगा? डायरेक्ट यू कैन अप्लाई योर फॉर्मूला। व्हाट विल बी शिफ्ट? एस इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ओके, तो व्हाट विल बी हियर, क्या हो जाएगा बच्चों? टी कितना है? टी कितना, थिकनेस कितनी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर, और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कितना है? 2। तो कितना हो गया बच्चों? 20 और ये 1/2, तो कितना हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ओके, कितना शिफ्ट हो जाएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। हमें इमेज यहां पर, यहां से कितना दूर दिखाई देगा? ये टोटल 15 है, तो यहां से ये 10 हो गया। शिफ्ट कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो हमें मतलब केवल ये 5 सेंटीमीटर बचा है यहां से। तो हमें फाइनल इमेज कहां पर दिखाई देगी? इधर कहीं दिखाई देगी। समझ में आ रही बात? हमें फाइनल इमेज कहां पर दिखाई देगी बच्चों? इधर कहीं दिखाई देगी। समझ में आई बात? बात समझ में आई? अब दूसरा क्वेश्चन तुम करोगे सॉल्व, है ना? ये तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। मिटा दो उसको। ओके, क्या किया? सीधा फॉर्मूले पर रखा वैल्यू, सीधा हमने फॉर्मूले पर मान रखा। ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। हम प्रश्न नंबर 2 पर जा रहे हैं। ओके, तो आई हैव टेक ए ग्लास स्लैब हियर। ओके, यहां पर मैंने एक ग्लास स्लैब लिया, और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू, वो है बच्चों 1.5। ओके, और इस ग्लास स्लैब की जो मोटाई ली इस टाइम, वो ली है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितनी ली है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्लास स्लैब में हमने किस में रखा है? किसी ऐसे माध्यम में रखा है बच्चों कि जिसका अपवर्तनांक 2 है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक क्या है? 2 है। समझ में आ रही बात? तो अब और जो हमने यहां पर वस्तु रखी है, वो वस्तु हमने इस सरफेस से यहां पर ओ वस्तु रखी है, वो कितनी दूर रखी है? 10 सेंटीमीटर रखा है। ओके, कितनी दूर रखा है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब अगर मेरी आंख इधर है और मैं वस्तु को देख रहा हूं, तो बच्चों कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ? अरे इधर से देख रहा हूं ना मैं, ऑब्जेक्ट यही है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी आंख इधर है तो हाउ मच शिफ्ट? तो बताओ कि शिफ्ट कितना हुआ है इस कंडीशन में। इस बार वातावरण का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्लूड होगा। समझ में आ रही बात? ओके, इस बार वातावरण का अपवर्तनांक कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आने वाला होगा बच्चों? तो शिफ्ट, व्हाट विल बी शिफ्ट? शिफ्ट विल बी वेरी स्मॉल। यू कैन से दैट शिफ्ट, हाउ मच शिफ्ट? देखो, हमारी आंख पर जब यहां से किरण आएगी तब दिखाई देगी बच्चों, यस एंड नो? तो कितना होने वाला है शिफ्ट? बताओ तो जरा, शिफ्ट कितना होने वाला है? तो एस इज इक्वल टू क्या? टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। बट ये सराउंडिंग वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, तो क्या फॉर्मूला था वो? एन सराउंडिंग्स अपॉन एन और ग्लास, जो भी ये हमारा ग्लास था, और स्लैब, जो भी जिसका भी ये स्लैब था, गुटका था, ये हो गया। ठीक है, तो एस कितना हो गया प्यारे बच्चों? एस हो गया टी। टी कितना है? 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2,
और इसका कितना है बच्चों, एक 1.5 है ना बच्चों। तो सॉल्व करो इसको। तो s इक्वल टू 15, इससे एक स्थान इधर हटा दो, ये 20 ले लो, तो कितना हो गया ये 1 माइनस 20/15, तो कितना हो गया ये हो गया s इक्वल टू 15, और ये हो गया 15 में से 20 गया -5/15। तो देखो बच्चों ये कितना हो गया, दैट सॉरी, ये हो गया 15 से 15 कैंसिल, -5 सेंटीमीटर। ऐसे शिफ्ट कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो। ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रियर मीडियम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रियर मीडियम है। मैंने कहा ना कि आपका वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होता है जो अपरेंट गहराई, जो आपकी वास्तविक दैट इज द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन थे कि मछली, बाज ने मछली को देखा, वो ज्यादा दूर दिखा या जो भी दिखा सो ऑन, तो ये कम दूर दिखा। उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से दिख रहे हैं। तो -5 सेंटीमीटर मीन्स माइनस, ये और दूर हमें क्या दिखाई देगा, और दूर हमें क्या वस्तु दिखाई देगी बच्चों। ठीक है बच्चों। तो that is the, this is the second question you can also solve. Okay, ठीक है। अब हम यहां पर प्रश्न नंबर 3 ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू कंपोजिट स्लैब, मतलब पट्टिकाओं का संयोजन। मतलब एक से ज्यादा, अगर आपके ग्लास स्लैब है, एक से ज्यादा पट्टिकाएं आपकी, मतलब आयताकार गुटके हैं एक से ज्यादा, तो तब क्या होने वाला है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसका। ये और ये तीसरा। ओके बच्चों, और यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, यू कैन टेक एनीथिंग एल्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ओके ओके, और यहां का ठीक है, ये ईयर है बीच में, ये 10 सेंटीमीटर है, और यहां भी वायु है, सब जगह वायु है इसके अतिरिक्त। ओके बच्चों, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 2 है, और इसका जो चौड़ाई है, मोटाई है 20 सेंटीमीटर, और तीसरा यहां भी 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है दैट इज द 15 सेंटीमीटर। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन n इक्वल टू 1.5। तो आपको फाइंड द टोटल शिफ्ट, फाइंड द टोटल शिफ्ट, कुछ नहीं करना, ऐड कर देना। फाइंड द टोटल शिफ्ट, क्या करना आपको, फाइंड द टोटल शिफ्ट, पूरा अच्छा शिफ्ट, सामान्य विस्थापन ज्ञात कीजिए। कुल सामान्य विस्थापन होगा, कुल सामान्य विस्थापन कितना है। कुल दूरी नहीं पूछी गई है, कुल सामान्य विस्थापन पूछा गया है। टोटल शिफ्ट क्या निकालना है, टोटल शिफ्ट। ओके बच्चों, टोटल शिफ्ट तो कैसे निकलेगा, या टोटल शिफ्ट या नेट शिफ्ट यू आल्सो देट, तो कैसे होने वाला है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, कितने है 1 2 3, S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, तो पहले वाला निकालो, दूसरे वाला निकालो, तीसरे वाला निकालो, तीनों को क्या कर दो बच्चा, ऐड कर दो। ओके, पहला वाला फाइंड आउट करके, दूसरा वाला फाइंड आउट करके, तीसरा वाला फाइंड आउट करके क्या कर दो, उन तीनों को ऐड कर दो। तो हाउ मच, फर्स्ट कितना है बच्चों, S1 इज इक्वल टू, S1 कितना हो जाएगा इसके लिए बच्चों, दैट इज द T, कितना है इसके लिए 30 थिकनेस, इसके लिए थिकनेस 30 है ना, और 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्लस इसके लिए थिकनेस 20 और 1 माइनस 1 अपॉन इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 प्लस ये कितना है 15, और ये क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। तो कितना हो गया बच्चों, ये
ये हो गया आपका 30, ये 1.5, तो ये हो गया 0.5 बाई 1.5 प्लस 20, ये 1/2 कर देता हूँ सीधा, 1/2, ओके, और प्लस ये अगेन क्या हो गया 15, ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, है ना। अब क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 5 दिया 15 और 3 10 है 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना हो गया अगेन 10 सेंटीमीटर, प्लस ये भी सेम थिंग, अच्छा 15 सेंटीमीटर, तो ये 3 और 3 पंजे 15, तो ये कितना हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो टोटल शिफ्ट कितनी होगी बच्चों, ऊपर लिख लेता हूँ, टोटल शिफ्ट कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। देखो 10 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया बच्चा 25 सेंटीमीटर। तो टोटल शिफ्ट जो इमेज होने वाली है वो कितना होने वाली है, अगर कहीं इधर से देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इधर दिखेगा उसको। लेकिन अगर आंख यहां पर होगी तो कुछ और शिफ्ट दिखेगा, अगर आंख यहां पर होगी तो कुछ और शिफ्ट दिखेगा, अगर आंख यहां पर है तो कितना शिफ्ट दिख रहा है उसको 25 सेंटीमीटर। इस तरफ आपकी इमेज ऑब्जेक्ट आपको इस तरफ दिखेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करते हैं कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, ओके बच्चा, तो ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके। ओके बच्चों, तो अब हम लेने वाले हैं एक ग्लास प्लेट और एक अवतल दर्पण, और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है बच्चों, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था मेरे ख्याल से 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपकी रे ऑप्टिक्स की इमेजिनेशन जो है वो काफी ठीक हो सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, एक गिलास, एक आयताकार गुटके को और एक अवतल दर्पण को मिलाने वाले हैं और उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब देखना वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन इसमें आपके सबसे पहले एक ग्लास स्लैब लीजिए आप, ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ओके बच्चों, जिसकी चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और इस ग्लास स्लैब का बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, ओके। और आपकी जो वस्तु रखी है बच्चों वो आपने रखी है 25 सेंटीमीटर दूर। जो ये बिंदु ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है इस ग्लास स्लैब से, और इससे 25 सेंटीमीटर दूर, इससे 25 सेंटीमीटर दूर आपके पास एक अवतल दर्पण रखा है। क्या रखा है बच्चों, एक अवतल दर्पण रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर पर क्या रखा है, एक अवतल दर्पण रखा है, ओके। ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी दी है, इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी है वो 40 सेंटीमीटर है। डेफिनेटली अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, डेफिनेटली नेगेटिव होगी, तो ओके। और यहां से लेकर और अवतल दर्पण के बीच की दूरी अगेन कितनी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है। और यहां आपका ये वायु रखा है, ये मतलब वायु में ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका किस में है, वायु में रखा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब हमसे पूछा गया है बच्चों इसमें कि अवतल दर्पण से बने अंतिम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से बने अंतिम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है, पहला ऑप्शन बच्चों आपका है 120 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपका है बच्चों 125 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपका 130 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको दे दी है, कोई चीज बची तो नहीं बची है,
सोचो आप बात को, यहां पर दो दो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है और प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, और परावर्तन के अंदर फिर अपवर्तन होगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं सबसे पहले ग्लास प्लेट पर। देखो सॉल्यूशन मैं यहां पर ये मिटा रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए और मैं यहां पर ये मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ओके। और फर्स्ट ऑप्शन 120, सेकंड 125 एंड सो ऑन, जो भी है। ओके बच्चों, तो नाउ देखो क्या होने वाला है, यहां से माना रेज गई, ओके, यहां से क्या गई, रेज गई, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर वस्तु रे जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगी, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। फिर यहां पर क्या होने वाला होगा, ये अगेन नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, तो यहां पर ये अवे फ्रॉम, क्योंकि डेंसर से रियर में जाएगी, तो डेंसर से रियर में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहां तक की यात्रा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर बाय दफे आपकी आंख इधर होती तो आपको क्या लगेगा कि रे कहां से आ रही, कहीं इधर से आ रही, और ऑल्सो इस मिरर को लगेगा रे कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक है, मिरर को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। अरे इसको पीछे बढ़ाया मैंने, जो ये रिफ्लेक्ट ये वाली रे है ना, इसको पीछे बढ़ाया तो ये कहां पर मिल रही है, यहां पर। सुनना जरा बात को, सुनना जरा बात को, कि जो ये वाली रे है ना, मैं इसको अच्छे से बना सकता हूं यहां पर, तब जाके आपको पता चलेगा। ओके, थोड़ी सा सही तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं कि आपकी लाइट रियर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होने वाला है, ये नॉर्मल की तरफ झुकने वाला है, और यहां पर ये सपोज दैट लाइक दैट, और यहां पर मैंने नॉर्मल खींचा, तो आपकी यहां पर क्या हो रहा है, लाइट आपकी डेंसर से रियर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। तो जो ये दर्पण के लिए जो ये किरण है, ये क्या लगेगी, कि दर्पण को क्या लगेगी, ये कुछ इधर से आ रही है। समझ में आ रही बात, अब सही बन गया है, समझ में आ रही बात। मतलब इस ऑब्जेक्ट का, इसके कारण इमेज कहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है। तो ये जो इमेज है ना बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बना, इसके कारण वो बच्चों इस दर्पण के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा वो, आभासी वस्तु का कार्य करने वाला है बच्चों। तो आभासी वस्तु का कार्य करने वाला, तो पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि ये शिफ्ट हुआ कितना। ये टोटल तो 25 सेंटीमीटर था, लेकिन ये शिफ्ट हुआ कितना। तो फर्स्ट हमें शिफ्ट का पता करना है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला मैं जानता हूं, S = T 1 - 1 अपॉन M। तो वैल्यू रखो, T कितना, इसके लिए कितना था बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो दैट्स ये कितना 15, और 1 माइनस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1.5। तो ये तो अभी भी सॉल्व किया था हमने, तो ये कितना हो गया बच्चों 15, ये हो गया माइनस कितना हो गया 1.5, तो ये हो गया 0.5/1.5, तो ये 3 बार कटा, 3 पंजे 15, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये शिफ्ट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हालांकि यहां ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये शिफ्ट कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो ये शिफ्ट 5 सेंटीमीटर, ये टोटल 25 सेंटीमीटर है। और शिफ्ट कितना, आई डैश कहां पर बना है, इसको अच्छे से बना देता हूं मैं। ये आई डैश आपका सपोज दैट इधर बन गया है, अब सही है। तो ये आई मतलब I1 आपका जो बन गया है, या आई डैश आप बोल सकते हैं, ये यहां पर बन गया। ये शिफ्ट कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। शिफ्ट यही तो होता है, कितना शिफ्ट हुआ। तो ये कितना बच गया बच्चों, ये कितना रह गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना था 25 था, ये 5 है, तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो इस ग्लास स्लैब ने जो ये इमेज बनाई, ये क्या करेगी, ये आभासी वस्तु का कार्य करेगी इस दर्पण के लिए। क्यों, क्योंकि दर्पण पर जो रे आ रही है, दर्पण को क्या लगेगा, ये रे कहां से आ रही है, इस आई डैश से आ रही है।
तो यहां पर आप लिखेंगे, आई डैश दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना तो खत्म हो गया, अब रे चलेगी इधर। अब अवतल दर्पण इसके लिए इसके साथ क्या करता है वो हम देखने वाले हैं। ग्लास की परिपाटी हमने खत्म कर दी, हमने पता कर दिया है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु कहां पर है, जो कि आभासी वस्तु है, वो कहां पर है, इस ग्लास स्लैब से 25 सेंटीमीटर दूर है। अब सुनना मेरी बात को, मैं यहां पर मिटा रहा हूं और मैं अवतल दर्पण के लिए काम कर रहा हूं। अब किस पर आ रहा हूं मैं? अवतल दर्पण पर। मैं इसको मिटा रहा हूं अवतल दर्पण के, क्योंकि मेंशन मैंने यहां कर दिया। अब अवतल दर्पण के लिए मुझे यह बताओ, अवतल दर्पण के लिए वस्तु कौन है? आभासी वस्तु ये है बच्चों। और अवतल दर्पण से इसकी दूरी कितनी है, मतलब मैं यू कितना लूं बच्चों इसके लिए? तो सुनो मेरी बात को, 25 सेंटीमीटर ये हो गया, 15 सेंटीमीटर ये हो गया और 20 सेंटीमीटर ये हो गया। समझ में आ रही बात? तो कितना हो गया वो? देखो वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ये 20 प्लस 15 प्लस 25, तो कितना हो गया? 25 और 15 40, और 40 और 20 60 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है बच्चों, रे आपकी इस तरफ को आप इस तरफ लेंगे तो किस में लेंगे उसको? नेगेटिव में। तो कितना आने वाला है वो यू आने वाला है आपका नेगेटिव 60 सेंटीमीटर। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब क्या होगा बच्चों, एफ कितना है? एफ दिया है आपको। अवतल दर्पण का माइनस ना भी लिखा होगा तो आप समझ जाओगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है ना, अगर उसको किसी डेंसर मीडियम में न रखा गया हो तो। अवतल लेंस को, ठीक है, दर्पण तो नेगेटिव होगा फिर भी, -40 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हो गया। अब ये वस्तु कहां पर रखी है? -60 सेंटीमीटर। फोकस लेंथ कितनी है? वो फोकल लेंथ कितनी है? -40 सेंटीमीटर। अब क्या है बच्चों कि इमेज जो बनेगी वो अब आप लेंस के वो अवतल दर्पण का फॉर्मूला लगाओ इस पर। अवतल दर्पण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? हम जानते हैं अवतल दर्पण का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जानते हैं ना, अवतल दर्पण का फॉर्मूला यही होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए इसका उल्टा हो जाता, अगर अवतल लेंस होता तो वो क्या होता? 1/v माइनस 1/u हो जाता। ठीक है बच्चों, तो दैट्स यहां पर वैल्यू रखो, 1/f मतलब 1/-40 इज इक्वल टू 1/v कितना? -60, और ये क्या है? प्लस 1/u। सॉरी, v तो निकालना है, u कितना है? -60। इसको इधर लाओ तो क्या हो गया बच्चों? 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो क्या है? ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का था, इधर आएगा प्लस का आएगा, 1/60। समझ में आ रही बात? और -1/40, तो कितना हो गया बच्चों? 1/v इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, कितना एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों इन दोनों का एलसीएम 120, और ये हो जाएगा 2 -3, तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया -1/120। v इज इक्वल टू -1/120, तो मतलब वो 1/v इज इक्वल टू -1/120, 120, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? -120 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है बच्चों? अंतिम प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण से क्या चाह रहा वो कि जो ये टकरा के आएगी बच्चों रे, क्योंकि ये तो दर्पण है ना, आगे तो जाएगी नहीं, तो इससे जो रे टकरा के आएगी वो कितनी दूर बननी चाहिए? 120 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? माइनस का मतलब इसी साइड बन रही है। लेकिन रुको, अगर रास्ते में ये ग्लास स्लैब नहीं होता बच्चों,
अगर रास्ते में ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो निश्चित ही ये कितने पर बनता, इधर 120 सेंटीमीटर पर बनता, लेकिन रास्ते में ये ग्लास स्लैब भी आ रखा यार। ये अगेन प्रॉब्लम करेगा शिफ्ट का। समझ में आ रही बात? यस एंड नो, यस एंड नो माय चाइल्ड। तो इसमें क्या होगा बच्चों, माना ये शिफ्ट करके ऐसे रे आ रही थी टकरा के, और यहां पर मतलब क्या हुआ होगा, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये रे टकरा के वापस आएगी, क्योंकि ये दर्पण है, अंदर थोड़ी जाएगी रे, तो ये टकरा के वापस आएगी। तो ये तो कहां, यहां से 115 सेंटीमीटर दूर जाना चाह रही थी। बनाना हम सही से बना सकते थे उसको, कोई बात नहीं। तो लेकिन रास्ते में ये आ गया है, रास्ते में ये आ गया तो एक बार फिर शिफ्ट होगा, इस पर एक बार फिर शिफ्ट होगा। लेकिन दिमाग खोल के रखना कि इस बार शिफ्ट कैसा होने वाला है। इसके लिए, इस ग्लास स्लैब के लिए इस समय आपतित किरण बच्चों ये है, क्योंकि इधर को आ रही ना रे, टकराने के बाद इधर को आ रही है। ग्लास स्लैब को थोड़ी पता है कि पहले रे उधर गई फिर इधर गई, तो ग्लास स्लैब के लिए मतलब ये तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर क्या होने वाला, शिफ्ट होने वाला है। तो अंतिम शिफ्ट कैसे होगा, एक बार फिर शिफ्ट होने वाला है। तो वो शिफ्ट कितना आने वाला है बच्चों, शिफ्ट, तो वो शिफ्ट अगेन क्या होगा, टी 1 - 1 अपॉन एन। तो कितना है टी 1 - 1, टी कितना है 15 सेंटीमीटर, और 1 - 1 अपॉन एन कितना है बच्चों, एन कितना था इसके लिए एन 1.5 था। तो अगेन ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अगेन कितना आ गया बच्चों, ये +5 सेंटीमीटर। होगा क्या कि ये क्या करेगा ना, +5 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर देगा। अब सुनना कि ये अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाती वो कितने दूर जाती बच्चों, वो जाती आपकी 120 सेंटीमीटर। लेकिन इस ग्लास स्लैब होने के कारण 5 सेंटीमीटर और बढ़ गई। और प्लस सर 5 सेंटीमीटर बढ़ कैसे गई, प्लस क्यों बोल रहे आप, क्योंकि बच्चों इस टाइम आपतित किरण भी इसी दिशा में है। समझ में आ रही बात, आपतित किरण भी इसी दिशा में, इसलिए +5 को क्या लेंगे आप, आपतित किरण की दिशा में। तो मतलब आपका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वो अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है, अंतिम प्रतिबिंब बनने वाला है, दूसरे अंतिम प्रतिबिंब बनने वाला है बच्चों, मैं यहां लिख लेता हूं, वहां दिखाई नहीं दे रहा है, वो बनने वाला है 120 सेंटीमीटर। इधर माइनस नहीं लेंगे आप, जब आप इधर को लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे आप, 120 सेंटीमीटर और प्लस ये 5 सेंटीमीटर, तो कहां पर बनेगा 125 सेंटीमीटर पर। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आप थोड़ी सा प्रयास करना, ठीक है, और हम इसमें और क्वेश्चन करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद में लेंस वाला फॉर्मूला, लेंस वाला प्रश्न करेंगे एक, कि जिसमें एक लेंस भी होगा और एक अवतल दर्पण भी होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं कि लेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंस आपके सब्जेक्ट में पूरा टॉपिक है, तो लेंस के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो जो ये पुराना क्वेश्चन आपका था, अगर आपको पूरा थोड़ी से सर के ऊपर से गया होगा तो घबराना मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, खटीमा वालों ने आंसर दिया, काला ढूंगे वालों ने आंसर दिया है, लेकिन थोड़ी नजदीक थे आंसर के पास, है ना, ऑल्सो, ठीक है, ओके बच्चों। तो हम अब पहले लेंस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके बच्चों। तो यहां पर आप देखिए कि लेंस के बारे में थोड़ी सा स्टडी कर लेते हैं हम, कि लेंस क्या होता है, वही ग्लास प्लेट की तरह रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा, ठीक है, और दो प्रकार के लेंस होते हैं आप जानते हो, एक उत्तल लेंस हो गया और दूसरा अवतल लेंस हो गया, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस, ओके। तो हम बात करते हैं कॉन्वेक्स उत्तल लेंस की बात करेंगे हम, ठीक है, उत्तल लेंस, ओके। तो देखो बच्चों इसमें आप जानते हैं
कि उत्तल लेंस आपका, सपोज दैट ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग प्रिस होते हैं, उभरे हुए भाग होते हैं, ओके। इसके जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दैट इज द, ये क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, एक फोकस इसका इधर और एक फोकस इधर होता है, ठीक है बच्चों। ये होता है फर्स्ट फोकस और ये होता है सेकंड फोकस। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? F1 फर्स्ट फोकस, और ये क्या है आपका? सेकंड फोकस। तो बच्चों जो सेकंड फोकस होता है इसी को हम मुख्य फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसी को। जो सेकंड फोकस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ओके। आपको पता है अगर आपने उत्तल लेंस को किसी विरल माध्यम में रखा है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? धनात्मक होगी। मतलब यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। जो भी होगी धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार से उत्तल लेंस से बनते हैं वो आपने पहले पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन मैं फटाफट आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं कि कैसे आप प्रतिबिंब बनाने वाले हो। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस या दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाने के हैं वो 3 नियम आप यहां पर से समझ सकते हो कि 3 नियम प्रतिबिंब बनाने के, 3 नियम, 3 कौन कौन से लॉ होने वाले हैं? देखो, ये आपका लेंस, ठीक है। तो अगर आपका पहला नियम, अगर आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है, अगर आपकी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है और ये उत्तल लेंस पर पड़ रही है, तो ये कहां पर मिलेगी बच्चों? ये कहां पर मिलेगी? उत्तल लेंस पर टकराने के बाद ये कहां पर मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलने वाली है। पहला लॉ, ठीक है बच्चों। दूसरा नियम आपका जो सेकंड लॉ है, ठीक है, आपका जो क्या है बच्चों? सेकंड लॉ है। तो दैट इज द सेकंड लॉ क्या है आपका? अगर आपका उत्तल लेंस या अवतल लेंस कोई सा भी है, अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर पर आपकी रे जारी है, ये वक्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ओके। तो दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है और तो बच्चों जो प्रकाशित किरण है वो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधे चले जाती है। ऑल्दो ये रियर माध्यम था, ये विरल माध्यम था और ये क्या था? सघन माध्यम था, लेकिन फिर भी ये बिना डेविएट, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो वो सीधी चली जाएगी, बिना विचलित हुए चली जाएगी। दूसरा नियम, हाँ, इसके लिए हमारा अजम्पशन जो है बच्चों कि हम जिन लेंसों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे सिलेबस में कौन से लेंस हैं बच्चों? पतले लेंस है। क्या है वो? पतले लेंस है। हमारे सिलेबस में कौन से लेंस है बच्चों? पतले लेंस है, ठीक है। तो उसके लिए ये एजम्पशन एक्यूरेट होता है, ठीक है। अगर मोटे लेंस है तो उसके लिए एग्जम्पशन नहीं होगा। जैसे हम जब टेलीस्कोप में यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, मतलब जो खगोलदर्शी होता है उसमें बहुत मोटा लेंस होता है बच्चों, ओके, तो वहां पर ये वाला नियम फॉलो नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। तीसरा नियम दैट्स ये सेकेंड लॉ। तीसरा लॉ बच्चों कि अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल वो फर्स्ट फोकस से आ रही है तो बच्चों उत्तल दर्पण पर टकराने के बाद ये लाइट क्या हो जाती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस पर टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। आप उत्तल लेंस से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सब की स्टडी आराम से कर सकते हैं।
अब बच्चों उत्तल लेंस से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आपने क्लास में 9th में 10th में पढ़ा है ये अच्छे से, ठीक है, कि उत्तल लेंस से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 स्थितियों में अगर आप ऑब्जेक्ट को, वस्तु को 6 स्थितियों में रखते हैं तो आपको 6 प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं। उन 6 प्रकार के प्रतिबिंब में से 5 प्रकार के जो प्रतिबिंब है वो आपको, अगर माना ये उत्तल लेंस है आपका, आपकी वस्तु इधर है, तो 5 प्रकार में आपको प्रतिबिंब यहां मिलेंगे बच्चों। ओके, इस साइड मिलेंगे। तो वो जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वो क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। एक प्रकार का प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। कौन वाला होता है? जो आप पढ़ रहे होंगे अपनी कक्षाओं में कि सरल सूक्ष्मदर्शी, जो आपका सिंपल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें यूज होता है कि जब आपका वस्तु, देखो, ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम फोकस के बीच में होता है, तब प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों? उत्तल लेंस से आभासी बनता है। बाकी सारी कंडीशन में क्या बनता है? रियल बनता है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु आपका ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम फोकस के बीच में होता है। तो क्या होता है बच्चों? एक ले खींचो प्रिंसिपल अक्ष के समांतर, तो कहां से होके जाएगी? ये हमेशा फोकस से होके जाएगी। ये हो गया आपका फोकस। ओके, और दूसरी रे आप देखो, ये प्रिंसिपल अक्ष के समांतर की, तो फोकस से होके चलेगी। दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे बच्चों, तो ये क्या? डाइवर्ज होगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये दोनों रे डाइवर्ज होगी। अब 2 रे नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको आपने क्या किया? पीछे ड्रॉ किया। जब आप इन 2 रे को पीछे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इधर कहीं मिल गई है। तो देखो, ये वस्तु था, ये वस्तु ए बी थी, और इसका प्रतिबिंब कहां बना बच्चों? इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बना, ए डैश बी डैश। तो बच्चों ये केवल मात्र एक कंडीशन है जो उत्तल लेंस में आपको वर्चुअल प्रतिबिंब में, वर्चुअल इमेज मिलती है, मतलब आभासी प्रतिबिंब। यहां पर रे वास्तव में गई नहीं, हमने जबरदस्ती बढ़ाई रे। तो क्या इस कंडीशन में कि जो प्रतिबिंब बना वो आभासी है, आभासी मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, मतलब सीधा बन रहा है प्रतिबिंब। और तीसरा क्या हो रहा है? ये प्रतिबिंब कि ये इरेक्ट बन रहा, सीधा बन, आभासी बन रहा, मतलब आभासी है और बड़ा है। तो यही जो वो चश्मे, मतलब घड़ी ठीक करने वाला जो आपका इंजीनियर होगा, वो इसी मैग्नीफाइंग गिलास को, उत्तल लेंस को लगाता है और सेट करता है कि इंस्ट्रूमेंट कहां पर आ जाए? बीच में आ जाए, फोकस और प्रकाशित केंद्र के, ताकि उसको वस्तु सीधी भी दिखाई दे और बड़ी भी दिखाई दे। समझ में आ रही बात? तो ये एक उत्तल लेंस की एक कंडीशन है कि जिसमें प्रतिबिंब आभासी मिलता है। बाकी सारी कंडीशन में प्रतिबिंब क्या मिलता है बच्चों? वास्तविक मिलता है उत्तल लेंस से। ठीक है, हाँ। तो ये थोड़ी से आपको उत्तल लेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए था या चाहिए है बच्चों। ठीक है, तो मैं 6 कंडीशन को सॉल्व नहीं करा रहा हूं यहां पर, वो तुम्हें आती है। हम सीधा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपके लेंस फॉर्मूला जो आपका यूज होने वाला है उत्तल लेंस के लिए या अवतल लेंस के लिए, तो वो फॉर्मूला आपका क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन f इज इक्वल टू, व्हाट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में ये फॉर्मूले आपके क्या होंगे बच्चों? यूज होंगे। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए भी यही होगा, अवतल लेंस के लिए भी यही होगा। लेकिन ये किसके लिए है बच्चा? लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। लेकिन दर्पण के लिए क्या होगा बच्चों? जस्ट यहां पर प्लस हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी यहां पर फॉर्मूले में क्या होगा? धनात्मक। लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो विद साइन करेंगे। कैसे करेंगे अप्लाई फॉर्मूला? विथ साइन फॉर्मूला क्या करेंगे बच्चों? अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? तो इसका जैसे मैं एक आपको वो आइडिया दे देता हूं कि मान लिया जाए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां से 2 किरण खींच दो, एक समांतर अक्ष से होती हुई जाएगी, तो कहां से होके जाएगी? ये ऑप्टिकल, ये फोकस से होके जाएगी। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ आप, तो कहीं यहां इसका प्रतिबिंब बन गया बच्चों।
ठीक है, यहां इसका प्रतिबिंब बन गया है। अब जो भी कंडीशन है, ये 5 में से आप कोई सी भी कंडीशन इसको ले सकते हैं, केवल छठवीं कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, तो देखो इन दो त्रिभुज में ये ए बी है, ये क्या होगा, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया, है ना। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा बच्चों। यस एंड नो, यस एंड नो। तो सर्वांग त्रिभुज से आप क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये दूरी अपॉन ये दूरी निकाल के आप इस फॉर्मूले को आराम से क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात। तो अब हम लेंस मेकर फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये लेंस मेकर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। और अवतल लेंथ के लिए भी ऐसा ही होने वाला है बच्चों। ओके, अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ कि जो ये रुक जाओ, पहले ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें कितने वक्रता त्रिज्याएं होंगी बच्चों, 2 होंगी। देखो ये R1, देखो ये है आपका, ये तो पता है ना, ये कौन सा, यहां से यहां तक ये क्या होगी बच्चों, R1 होगी। यस एंड नो, मतलब ये इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R1, और जो ये वाली वक्र पृष्ठ होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों, R2 होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब दिमाग में याद रखना है कि जिधर से इंसिडेंट रे आएगी पोल से, उसके अगेंस्ट वाली नेगेटिव लेंगे और उसकी तरफ वाली को पॉजिटिव लेंगे। ये एकदम क्लियर है। हाँ, तो इसको ये उत्तल लेंस, जनरली इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, लेकिन दरअसल ये उभयोत्तल लेंस है, मतलब दोनों तरफ ये भाग उभरा हुआ है। इज इट क्लियर। दूसरी चीज, ओके, नाउ बच्चों, दूसरा क्या है आपका, दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान क्या रखनी है कि ये वाला लेंस कौन सा है बच्चों, क्या आप बता सकते हो मुझे, ये वाला लेंस कौन सा है, बताओ तो बच्चों, ये वाला लेंस कौन सा है, आंसर में जो फटक से, ये लेंस कौन सा है बच्चों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये लेंस कौन सा वाला है बच्चों, बोलो तो, एनी स्टूडेंट, ये लेंस कौन सा वाला है बच्चों, समतल, आगे समतल उत्तल लेंस है, मीन्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, काला ढूंगी समतल उत्तल लेंस बच्चा, है ना, समतल उत्तल लेंस। अब सुनना जरा बात को, समतल उत्तल लेंस है, अब सुनना मेरी बात को जरा से बच्चों, इसका जो प्रकृति होगी, वो जो बाद में लिखा रहता ना ये, उसकी प्रकृति होगी ये। अब इसमें देखो, ये तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मान लिया जाए R2 हो गया। इज इट क्लियर बच्चों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया बच्चों, R2 हो गया, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये R1, बता सकते हो आप, कैन यू आइडिया, कि मतलब ये तो ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, लेकिन R1 कितना होगा बच्चों, किसी समतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है बच्चों, वह है इन्फिनिटी। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, किसने बताया, R1 क्या होगा बच्चों, समतल दर्पण या समतल लेंस के लिए क्या होगा बच्चों, कि ये R1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, और फाइनली कौन डिसाइड करेगा कि ये उत्तल है या समतल लेंस है बच्चों, इसमें हम लाइट डालेंगे, अगर ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा तो हम बोल देंगे कि हाँ, इसका ओवरऑल नेचर क्या होने वाला है, उत्तल लेंस की तरह होने वाला, क्योंकि उत्तल लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और अवतल लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और समतल होता तो सीधा लाइट न कन्वर्ज न डाइवर्ज, सीधा जाने देगा। समझ में आई बात। तो यहां पर ये भी थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आपके क्या हो गया कि R1 और R2 आपने क्या कर दिए हैं, फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है इसमें बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूले का आइडिया आपको लेना है यहां से। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, तो लिखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, चित्र क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसको, और करके देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है बच्चों, ये एक कांच का ऐसा स्लैब है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और यहां पर ये कांच का स्लैब है, कांच का स्लैब है, और यहां पर बच्चों कोई वस्तु रखी है,
मतलब ये एक यू कैन से दैट कि 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर, मैं चित्र बना के दे देता हूं सीधा, 20 सेंटीमीटर दूर क्या है, अर्धगोले आकार है। ओके, और इस कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n दिया है 1.5। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है। ओके, 20 सेंटीमीटर अर्धगोले का एक आकार बना है। ओके, 12 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु O का प्रतिबिंब रखा हुआ है। अच्छा, ये इसमें बच्चों ये जो दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मीन्स आर जो दिया है बच्चों, जो क्या दिया है, आर जो दिया है वो आर दिया है 20 सेंटीमीटर। आर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बेलनाकार छड़ एक सिरे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया। इस सिरे के बाईं और 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु वस्तु है, तो इसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। ओके बच्चों, क्या क्या दिया है आपको, एक यहां पर 12 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी हुई है कांच के अंदर। ओके, आप यहां से देख रहे हैं। ओके, तो इसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है, इसके प्रतिबिंब की दूरी क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब आपका कहां पर बना है। तो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, मतलब प्रतिबिंब की, वस्तु के प्रतिबिंब की इस स्थिति तथा प्रकृति होगी। प्रकृति है मतलब ये आभासी है कि वास्तविक है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर और वास्तविक। ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर और आभासी। ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर और वास्तविक। और ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर और आभासी। 5 सेंटीमीटर और इसको लिख लेते, इसको ऐसे लिख लो 8 सेंटीमीटर और वास्तविक। ओके बच्चों, 8 सेंटीमीटर और वास्तविक। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो, और किससे होने वाला है ट्राई करो बच्चा, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताना, ये वाला होने वाला है या ये वाला होने वाला है या ये वाला होने वाला है या ये वाला होने वाला है। ठीक है, ओके, देख कहां से रहे आप, यहां से देख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, वस्तु यहां से कितनी दूर पर है, 12 सेंटीमीटर दूर पर है। और इधर ये चारों ओर का वातावरण अगर नहीं दिया रहता है तो क्या होता है बच्चों, ये वायु होता है। ये क्या होता है, वायु होता है। अच्छा, इसको किससे सॉल्व करेंगे आप, कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, कौन से वो कांचे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं कि गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। लेकिन N1 और N2 ध्यान से लेना बच्चों। तो इसका आंसर मुझे नेक्स्ट डे को, आप नेक्स्ट वीक को बताना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। और बच्चों, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी है, गाइडेंस लेके मेहनत करती रहो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।